नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से हम आप सभी के लिए मैथ्स के लिए 18 फरवरी का वायरल प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला है। चाहे वो प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, सभी पाली में आपका यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थी, आज से हम पहले 5 क्लास मैथ्स का कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देखिएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने सभी प्रश्न को चुन के लाया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, उसी प्रकार के प्रश्न लाया हूँ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दें कि आपके एग्जाम में यह सीरीज से सिर्फ आपको 20 से 25 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे नए हैं तो वो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप भी एक बार पढ़ेंगे। कहता है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद है। यानी कि समांतर श्रेणी दे रखा और हमें nवां पद या फिर यहाँ पे 12वां पद निकालना है। तो nवां पद का फॉर्मूला आता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a होगा 5, a 5 प्लस n यानी कि 12वां पद कर रहा है तो 12 माइनस 1 ये होगा। और d निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दूसरा पद माइनस 1 पहला पद को करते हैं। तो 8 माइनस 5 बराबर का 3, ये हो जाएगा बराबर 3। तो ये d के जगह पे यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11 गुने 3 यानी कि 5 प्लस 33 बराबर का 38। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। लेकिन मैं आपको इससे आसान तरीका एक बताता हूँ कि जिसमें फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है फिर भी आप उसको निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पे 12वां पद निकालना है तो हमें उससे एक कम के बारे में सोचना है 11, और 11 को इस यहाँ पे जो सार्व अंतर आएगा उससे गुना कर दो तो 11 तिया 33 और पहला पद को जोड़ दो तो 33 प्लस 5 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 38। ये भी वही आंसर आया। इसमें आपको फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22 और 28 का सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर होगा। यानी कि इसमें हमें डी का वैल्यू पूछ रहा है। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी कि 10 माइनस 4 बराबर का 6। आगे भी चेक करेंगे तो 16 माइनस 10 बराबर ये 6, यानी कि इसका सार्वंतर जो होगा वह 6 होगा। आप 22 में से भी 16 को घटाएंगे फिर भी 6 आएगा, या फिर 28 माइनस 22 करेंगे तो फिर भी आपको 6 ही मिलेगा। यानी कि सार्वंतर इस प्रकार से निकालते हैं। ये आप बहुत सारे बच्चे देख के घबरा रहे होंगे कि ये 9वां प्रश्न कैसे हो गया। तो जो बच्चे इससे पहले क्लास किए होंगे उसे पता होगा कि इससे पहले हम 7 प्रश्न कर चुके हैं और अभी 8वां प्रश्न से करना स्टार्ट किए हैं। यदि आपने उस 7 प्रश्न को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देखिएगा। वो सभी प्रश्न भी बहुत ही चुनिंदा प्रश्न था और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न था, ठीक है। और यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक, उसके लिए भी मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से भी जाके व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहां पे आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कहता है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। प्रथम पद यानी कि ए बराबर है, प्रथम पद का मतलब हुआ कि ए बराबर है 2 और डी बराबर है, डी बराबर कितना है 3। तो हमें क्या निकालना है, एपी के 3 पद। तो पहला पद 2 होगा, उसके बाद 2 में हम 3 को जोड़ के अगला पद निकालेंगे तो 2 प्लस 3 बराबर हो जाएंगे 5 के। तो 2 के बाद 5 होगा और इस 5 में फिर से आपको 3 जोड़ना है तो 2, 5 और 5 प्लस 3 8 होगा। यही आपका एपी होने वाला है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सार्वंतर दिया होगा और प्रथम पद दिया होगा तो आप भी एपी निकाल लेंगे। ये सीख गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। यानी कि ये जो सभी बिंदुएं दी हुई है 1, 2, 3 और चौथा में तो है, इनमें से सभी, तो इन तीनों में से
कौन ऐसा बिंदु है जो x बराबर 2 के लेखा चित्र पर आधारित है। आपको पता होगा कि जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो अब आप देखिए कि जब वो निर्देशांक या बिंदु लिखी हुई है उसमें x का वैल्यू 2 किस किस में है या फिर किस में है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पहला में यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि इनमें से सभी x बराबर 2 के लेखा चित्र पर आधारित है। ठीक है, उसी प्रकार यदि y बराबर दे देता 2 तब हम किस ऑप्शन को लगाते, तो सिर्फ ऑप्शन सी को लगाते, क्योंकि सी में ही y का वैल्यू सिर्फ 2 है। ठीक है, तो अब जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आप भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न कहता है कि बिंदु -6 -8 की कोटि है। बिंदु 6 और बिंदु -8 की कोटि है। देखो, कोटि का मतलब होता है कि y का जो निर्देशांक होगा, y निर्देशांक जो होगा वही कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? वही कोटि कहलाता है, या फिर इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार आपको पहले बता दें, तो ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इसमें आप देखो कि y के जगह पे क्या, ये x होगा पहले, उसके बाद y होता है, तो y के जगह पे क्या है, -8। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे भी -8 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, अब आपको उसकी त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको अर्धवृत्त का परिमाप पता होना चाहिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई इंटू नहीं आर इंटू पाई से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको आसान देगा। आर इंटू पाई प्लस 2 ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। अब इसके बराबर में 36 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला ये हुआ और उसके बराबर में मैंने इसको लिख दिया। आर का वैल्यू निकालना ही कहता है कि इसकी त्रिज्या है, तो आर का वैल्यू निकालना है, तो आर को वैसे ही छोड़ देंगे। पाई का मान होता है 22/2, 22/2 प्लस 2 बराबर में 36, ये होगा 36। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 22/7 होगा, 22/7। तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू 22/7, यानी इसको गुना करेंगे इन दोनों को, तो 7 दूनी 14, 22 प्लस 14/7 बराबर का 36। क्या हो जाएगा, बराबर का 36। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 22 4 26 10 36/7, यानी कि आर इंटू 36/7 बराबर होगा 36 के, बराबर 36 के होगा। यहाँ से ये 36/8, तो आर बराबर हो जाएगा 36 गुने 7/36। यहाँ से ये बट्टा में इधर गुना में है और उधर भाग में जाएगा, बट्टा के इधर, तो बदल जाएगा। जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। तो 36 से 36 कट गया, यानी कि आर का वैल्यू जो हमें निकला वो 7 निकला। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा था, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में हमें पाई और आर दिया हुआ था, तो पाई का मान तो हमें पता ही कि 22/7 होता है, तो पाई का मान रख दिए आप, तो आर का मान अपने खुद ब खुद निकल गया। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसकी आयतन हो जाएगा। यानी कि आप गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, तो आपको गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बता दूं, 4/3 गुने पाई आर क्यूब, 4/3 गुने पाई आर क्यूब। अब मानो यहाँ पे ये आर क्यूब है, इस आर को 3 गुना कर दो, आर के जगह 3r लिख दो, और इसका क्यूब होगा तो क्या होगा, 3r के जगह पे क्या होगा, 3r का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27r। क्या हो जाएगा, 27r क्यूब होगा, 27r क्यूब होगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 27 गुना हो रहा है, पहले 1 गुना था यहाँ पे r,
आर 1 गुना था, लेकिन जब आपने त्रिज्या को 3 गुना किया तो वो क्यूब हुआ उसका, तो ये क्या हो गया 27 गुना हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यानी कि यदि किसी त्रिज्या गोले की त्रिज्या को हम 3 गुना करेंगे तो उसका आयतन खुद ब खुद 27 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या कहता है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तिर्यक ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं? तो तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं। यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो बताते। तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दिखाते हैं। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल बराबर होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर दे दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप पाई का मान रखो तो 22/7। आर का मान यहाँ दे रखा है 14, तो आर के जगह पे 14 इंटू एल बराबर हो जाएगा 880। अब आप देखो ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो ये दोनों को हम काट सकते हैं। यदि ये दोनों कट रहा है तो इस दोनों को हम काट सकते हैं। तो 22 से काटेंगे तो ये 22 चौके 88 होगा, यानी कि यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो ये आपका एल बराबर हो जाएगा 40 गुने, ये 14 ऊपर है, बट्टा के ऊपर है तो ये इधर आएगा, तो ये आएगा नीचे, 14 नीचे आया और 7 नीचे है तो ये आएगा ऊपर, यानी कि 7/14 होगा। इस आप 7 को 14 से काटेंगे तो 2 बार में, इस 2 को 40 से काटेंगे तो ये 20 बार में, यानी कि एल बराबर जो आया 20 आया। और यही हमें एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा था, तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ गए? बस फॉर्मूला आपको याद है तो समझो क्वेश्चंस आप चुटकी में बना लोगे, और फॉर्मूला का ही मेन खेल है। और मैथ में आपको कभी डर नहीं लगेगा यदि आपको मैथ्स का फॉर्मूला याद है तो। आप प्लीज़ फॉर्मूला को, सभी फॉर्मूला को याद करके जाना। मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं फॉर्मूला के ऊपर, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे बिना फॉर्मूला के हम बनाएंगे वो भी सिखाया है, और साथ में बहुत सारे फॉर्मूला चैप्टर वाइज बना दिया है जिससे कि आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब आप जानते हैं कि आयतन क्या होता है? घन का, यहाँ घन बोलता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब, और क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो ये क्यूब हो रहा है, a का क्यूब हो रहा है, यानी कि a 3 बार लिखी, a इंटू a 3 बार लिखा हुआ इसका मतलब। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो a 2 बार ही लिखा हुआ होता है। a क्या होता है कि a 2 बार ही लिखा जाता है, यानी कि a स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि एक को, ये जो दिया हुआ इसकी आप एक क्या लिख सकते हो? आप 1 गुने 1 लिख सकते हो। उसी प्रकार आप 27 को क्या लिख सकते हो? तो 3 गुने 3 लिख सकते हो। ये तो आयतन के लिए था। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए 1 गुने 1 2 बार होगा, और 3 गुने 3 भी 2 बार होगा, यानी कि 1 और 9, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:9। आपका सही आंसर होगा। किसमें है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। देखो क्या करना था, आयतन का अनुपात जो होता है वो क्यूब में होता है, तो एक भी 1 का क्यूब था और 27 3 का क्यूब था। तो आप वहां से, और क्षेत्रफल का क्या होता है? स्क्वायर में होता है, तो वहां से आप 3 निकाले कि 3 का 27 जो है 3 का क्यूब है। तो यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, तो 3 का स्क्वायर करते 9, और 1 का क्यूब है तो 1 का स्क्वायर करते तो 1:9 ऐसे भी निकाल सकते थे। मैंने इतना जो किया वो आपको समझाने के लिए। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, वो एक बार में समझ गए, लेकिन जिन्हें नहीं समझे, जो नहीं समझे, उन्हें भी तो मुझे बताना जरूरी है ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक ये वीडियोज बहुत अच्छे लगेंगे, और आपके जरूरी के लिए ये सभी वीडियोज बनाया गया था। तो आप सभी को थैंक यू यदि आपने यहाँ तक वीडियो को रुक के देखा।
और देखना चाहिए, क्योंकि आपके भलाई के लिए, आपके ज़रूरी के लिए वीडियो बनाया गया। ऐसा तो नहीं है कि मैं आके बकवास कर दें। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि ये छोटा यूट्यूबर, ये छोटा टीचर क्या ही बताएगा, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो आप ही खुद कहोगे अरे यार क्या बताया। मैं खुद आपको दिखाऊंगा कि कितना क्वेश्चंस यहाँ से मेरे द्वारा कराया गया और वहाँ से मिला है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं आपके अगले क्लास में। प्यारे विद्यार्थी जुड़िएगा जरूर। देखिए अभी आपके एग्जाम में 10 से 15 दिन बचा हुआ है, और 10-15 दिन भी आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप क्या ही नंबर लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।